नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 की जो एसएसटी है वो पढ़ेंगे। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है ये काफी इंपोर्टेंट है। अगर 10th क्लास की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पार्ट अपना पहला है। पहले पार्ट का अपने नाम आता है स्वर्णिम भारत। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुप्त वंश। आज का जो अपना टॉपिक आएगा वो टॉपिक आता है गुप्त वंश। इसका जो शासनकाल था ये था 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक। तो मौर्यों के बाद में जो सबसे ताकतवर आया था वो था गुप्त वंश, और ये था 275 से लेके 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासनकाल था। अब गुप्त वंश जो आता है ये भारत का स्वर्णिम काल था, या गोल्डन पीरियड बोल सकते हो, या फिर द बेस्ट टाइम बोल सकते हो। यानी भारत के अंदर जब गुप्त वंश आया था ये उस समय सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है भारत का। अब इसके अंदर देखो तो गुप्त वंश को क्या है, भारत का क्या बोलेंगे हम, स्वर्णिम काल या गोल्डन पीरियड। गुप्त वंश आया था, उससे पहले भारत के अंदर कुषाणों का राज था। और यह बताया जाता है कि जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। तो इनका जो संस्थापक था वो संस्थापक आता है श्रीगुप्त, और इसके बाद में श्रीगुप्त के बाद में जो आता है वो आता है अपने घटोत्कच। और इन दोनों की जो उपाधि थी वो उपाधि थी महाराज। कहा यह जाता है कि जो महाराज की जो उपाधि है वो उपाधि सामंतों को दी जाती थी, और जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत माने जाते थे। तो गुप्त वंश जो है वो भारत का स्वर्णिम काल था। और साथ में मैंने आपको ये बताया कि श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की। और उसके बाद आता है घटोत्कच, इसका पुत्र। और इन दोनों की जो उपाधि थी वो उपाधि थी महाराज, और जो महाराज की उपाधि है ये दी जाती थी सामंतों को। अब आगे देखो, इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बाद में जो शासक आएगा वो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम की अगर देखूं तो ये क्या है, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और इसका जो समय था वो समय था 320 से लेके 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम है, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, और 320 से लेके 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। अब इसके समय में जो राजधानी थी वो राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। इसकी जो उपाधि थी वो अपने को उपाधि मिलती है महाराजा धीराज। और साथ में ही चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसने लिच्छवी राजकुमारी मिलती है अपने को कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी है कुमार देवी, जिसके साथ में चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। और साथ में इसके समय की एक बात और अपने को पता चलती, वो बात ये थी कि 319 ईस्वी में इसने एक संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत। और इसका गुप्त संवत का जो प्रथम बार प्रयोग जो है वो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने चलाया था लेकिन इसका जो प्रयोग है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी अपने को 3 ही बातें मिलती है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और ये पहला राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी।
इसने लिच्छवी वंश की जो राजकुमार थी कुमार देवी उसके साथ विवाह किया और 319 के अंदर एक इसने संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत। और इनके समय की जो राजधानी मिलती है वो मिलती है अपने को पाटलिपुत्र। अब इसके बाद में इसका जो पुत्र था जिसका नाम आता है समुद्रगुप्त। इसके समय में जो गुप्त वंश का जो साम्राज्य था ये काफी ज्यादा फैला था। अब अगर बात करें इसकी तो इसका समय अपने को बताया जाता है 335 से लेके 380 ईस्वी तक, यानी समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो था 335 से लेके 380 ईस्वी तक। अब अगर इसकी उपाधि देखें तो इसको भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। ये जो है समुद्रगुप्त इसको भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। और इसने जो नीति अपनाई थी साम्राज्य के लिए वो नीति थी दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति का अर्थ होता है कि चारों दिशाओं को जीतना। और इसने अपने क्षेत्र को कहां तक फैलाया था वो देखो। सबसे पहले इसने जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसको जीता। गंगा यमुना के बाद में इसने पूर्वी हिमालय को जीता। उसके बाद में इसने विंध्याचल जो क्षेत्र था उसको जीता। उसके बाद में इसने जो आठवीं राज्य थे या आठवीं जो क्षेत्र था समुद्रगुप्त ने वो भी जीता। और इसके बाद में एक और अपने को मिलता है वो मिलता है दक्षिणी भारत। ये इसने क्या है भारत के अंदर विजय हासिल की थी, यानी इसने जो नीति अपनी थी वो थी दिग्विजय नीति, यानी चारों दिशाओं को जीतना। और इसने जो अपना क्षेत्र बढ़ाया था वो बढ़ाया था गंगा यमुना तक का। इधर पूर्वी हिमालय को जीता, साथ में विंध्याचल का जो क्षेत्र वो भी जीता। जो आठवीं राज्य जो क्षेत्र थे वो भी इसने जीते। और दक्षिणी भारत के ऊपर भी इसने क्या अपना साम्राज्य स्थापित किया था। साथ में इसकी एक और बात मिलती है, एक कवि आता है हरिसेन। एक कवि आता है जिसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। ये 10th किताब में दे नहीं रखा। ये हरिसेन जो था ये इसका क्या है दरबारी कवि था। जो समुद्रगुप्त है इसका दरबारी कवि आता है हरिसेन। अब अपने को एक इलाहाबाद प्रशस्ति मिलती है। कौन सी? इलाहाबाद प्रशस्ति। जो इलाहाबाद प्रशस्ति ये क्या बताती है? ये बताती है कि ये क्या है युद्ध में कभी नहीं हारा। यानी इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर अपने को यह पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है ये युद्ध के अंदर कभी भी नहीं हारा था। साथ में इसका एक और पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी अपने समय में करवाया था। यह भी इसके बारे में पता चलता है। साथ में ये एक वीणा वादक था और ये क्या है भगवान विष्णु का भक्त था। जो समुद्रगुप्त है ये विष्णु का भक्त भी था। और साथ में ये क्या है वीणा वादक, यानी ये क्या है संगीत कलाओं के अंदर भी निपुण था। और साथ में ये विष्णु का भक्त था। लेकिन इसका कहना यही था ये जो दूसरे धर्म है, ये जो दूसरे धर्म मिलते हैं उनका भी ये क्या समान रूप से आदर करता था। और साथ में एक चीज और बता दूं मैं, दक्षिण के अंदर इसकी 12 विजयों का उल्लेख अपने को मिलता है। तो ये था समुद्रगुप्त। अब आता है समुद्रगुप्त के बाद में जो अपने आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके अंदर ये 3 मुख्य थे और मौर्य के अंदर भी 3 मुख्य थे, जिनके अंदर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, वो 3 मुख्य थे। यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब अपने जो आगे वाला आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये आता है समुद्रगुप्त का पुत्र।
और इसका जो शासनकाल है वो शासनकाल माना जाता है 380 से लेके 412 ईस्वी तक। यानी इसका जो शासनकाल माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, वो माना जाता है 380 से लेके 412 ईस्वी तक। इसके जो अन्य नाम है वो मिलते हैं देवराज और देवगुप्त, ये दो इसके अन्य नाम मिलते हैं। और इसने अपने समय में एक राजधानी और बनाई थी उज्जैन। तो इसके समय में दो राजधानियों का उल्लेख भी अपने को मिलता है। इसके समय की दो राजधानियों का उल्लेख भी अपने को मिलता है। पहली जो राजधानी थी गुप्त वंश की वो थी पाटलिपुत्र, और जो दूसरी राजधानी आती वो आती अपनी उज्जैन। तो इसके समय में कितनी कुल दो राजधानियां थी। तीसरा, इसकी जो पुत्री थी प्रभावती, इसने इसका विवाह वाकाटक राजा जो थे, वाकाटक के राजा रुद्रसेन, उसके साथ भी इसने क्या अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। अब रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में प्रभावती ने अपने छोटे पुत्र को राजगद्दी में बैठा के संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। साथ में शकों को हराने की वजह से शकों को पराजित इसने किया था। शकों को पराजित करने पर इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो यह था चंद्रगुप्त सेकंड के लिए। अब इसके बाद में अपना जो अगला आता है वो आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। देखेंगे अगला जो आता है वो आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जो है इसका अपने को शासनकाल मिलता है 414 से लेके 455 ईस्वी तक। यानी इसका जो अपने को शासनकाल मिलता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का, वो मिलता है 414 से 455 ईस्वी तक। अब दूसरा, इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं मिलती, इसके बारे में कम बातें मिलती है। तो अब ये जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय का क्या है, संस्थापक माना जाता है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जो मिलता है ये नालंदा विश्वविद्यालय का अपने को क्या मिलता है, संस्थापक मिलता है। और इसका जो क्षेत्र था, इसका जो साम्राज्य था, ये सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक फैला हुआ था। यानी कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का जो साम्राज्य था वो सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक फैला हुआ था। और साथ में इसको अपने शासन के अंतिम दिनों के अंदर पुष्यमित्र के विद्रोह का भी सामना इसको करना पड़ा था। अब इसके बाद में जो अंतिम शासक अपना आता है वो आता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का जो शासनकाल मिलता है वो अपने को मिलता है 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त जो है ये आता है, इसका जो शासनकाल मिलता है वो अपने को 455 से 467 ईस्वी तक। इसके बारे में ज्यादा ये नहीं है। इसके बारे में देखो जो एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख जो मिलता है इसके द्वारा कि मौर्यों ने एक झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का। तो इसका पुनर्निर्माण जो था, सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण था वो पुनर्निर्माण करवाया था किसने, स्कंदगुप्त ने। और साथ में ही यह भी बताया है कि इसको अपने शासनकाल के अंदर हुनों से संघर्ष करना पड़ा और अपने शासन के अंतिम समय में इसने क्या कर दिया था, हुनों को पराजित कर दिया था। तो यह बात मिलती है अपने को स्कंदगुप्त के बारे में।
अब आज का जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक था गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में पढ़ा चुका हूं। कल का अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा जो गुप्तकालीन प्रशासन था और जो गुप्त काल की जो या गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी इस चैनल के ऊपर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में ही वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।